आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पावर। जिम के जो ओनर हैं 200 से 300 लोगों ने मिलकर कातिलाना हमला किया। आज ये जवाद भाई के साथ हुआ है, कल को ये हमारे साथ हो सकता है। ये जवाद भाई पे हमला किया गया है। जुर्म करके थाने जाते हैं और जिसको मारते हैं उसी के अगेंस्ट एफआईआर कटवा देते हैं। 300 लोग जब थाने में जा रहे थे उस वक्त अमला किधर था? क्या है पता है? ये एप्लीकेशंस हैं। 12 साल से फिटनेस एकेडमी चला रहा हूँ। तो मुझे बच्चों को लेके बस यही रहता है कि अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए। मैं मेट्रो वन का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने इस बुरे वक्त में हक की आवाज़ उठाई और अपनी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साद शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पावर। नाजरीन, हमने आज तक जितने भी प्रोग्राम किए, हमने सिर्फ उसको रिकॉर्ड नहीं किया, हमने एग्जीक्यूशन पे पहुंचाया, हमने अपने मुतालबात मनवाए। फिर वो चाहे प्रोग्राम हो मेन होल्स के ऊपर या वो सिलेंडर माफिया के ऊपर जो मेन रोड्स पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमने उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। आज इस वक्त मैं एक जिम में मौजूद हूँ। आप भी बहुत हैरत कर रहे होंगे कि मैं जिम में क्या कर रहा हूँ। तो जिम में हम आज जो मौजूद हैं उसकी वजह यह है कि इस जिम के जो ओनर हैं, जिनका नाम हाफिज़ सैयद जवादुर रहमान ख़ान है, उनको अभी मुबैना तौर पे अभी हमारे पास एक रिपोर्ट आई कि 200 से 300 लोगों ने मिलकर उनको जो है उनके ऊपर एक कातिलाना हमला किया, जिसकी वजह से उनकी जो है समझ लें बॉडी हाफ तकरीबन पैरालाइज हो चुकी है। ये वो फाइटर है नाजरीन जिन्होंने एमएमए पाकिस्तान के अंदर अपने आप को मनवाया और बहुत सारे दूसरे जो हैं ऐसे इदारे हैं जिसके अंदर इन्होंने मनवाया, जिन्होंने 12 साल से सिर्फ़ और सिर्फ जो है फाइटिंग और एमएमए को जो है फ़रोग दिया और इसके बाद सोशल वर्कर एज अ सोशल वर्कर भी काम करते रहे। अच्छा, प्रोग्राम का मकसद ये है क्योंकि ये एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। जब हम उनसे बात करेंगे, उनके घर पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ और ऐसी क्या वजूहत थी जिसकी वजह से 200 लोगों ने उनके ऊपर कातिलाना हमला किया और क्यों किया, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ऐसा क्या काम कर रहे थे। क्योंकि हमने हमेशा पाया इस पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब आप आवाज़ उठाने खड़े होते हैं तो आपकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो आपके साथ बुरा कर दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्या जवादुर रहमान ख़ान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या उनके साथ जो हुआ वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? जब हम उनसे बात करेंगे तो फर्दर हम आपको बताएंगे कि मामलात क्या थे, सिस्टम ने उनको सपोर्ट की नहीं की, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कमेटी क्यों बनाई। बेसिकली उन्होंने एक मोहल्ला कमेटी बनाई। ये मैं नॉर्थ कराची के इलाके में मौजूद हूँ, सेक्टर 8 के अंदर। यहाँ पे उन्होंने एक मोहल्ला कमेटी बनाई थी और वो मुबैना तौर पे जो है एज अ सोशल वर्कर यहाँ पे काम कर रहे थे और बहुत सारी जो है उन्होंने खिदमत की हैं, जैसा कि हमें एतराफ़ से पता चला। हम जाएंगे उनके पास, बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्या वजूहात थी और सिस्टम ने उनको सपोर्ट किया या नहीं किया, और इस वक्त ये जो केस है ये कहाँ तक पहुँच रहा है, इसकी नौइयत क्या है। तो चलें हम उनके घर चलते हैं। जब उनके घर जाएंगे तो फिर हम फर्दर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये जुल्म की इंतहा है, ये जो कहानी है इसका पहलू क्या है और इसका इख्तिताम कैसे। लेकिन ये बात मैं शो के इफ्तिताह में कह रहा हूँ कि हम इस प्रोग्राम को भी करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिकॉर्ड होगा और ख़त्म हो जाएगा। अगर कि नाइंसाफ़ी हुई है तो जो हमारा प्रोग्राम पब्लिक पावर है, हमारा ये काम है कि हम उसको जो है दिखाएं और इतना दिखाएं। मीडिया का काम दिखाना होता है, हम उसको इतना दिखाएं, उसको इतना दिखाएं कि जो सिस्टम सो रहा है वो शायद जाग जाए, जिस तरह से माजी में हमने किया। चलें चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, क्या हाल है आपके? सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साद साहब? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा नाजरीन, इस वक्त हम हाफिज़ जवादुर रहमान साहब के घर पे मौजूद हैं और जैसा कि मैंने इंट्रो में भी आपको बताया कि ये एक जुल्म है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हर जुल्म के पीछे एक कहानी छुपी है। उस कहानी के बारे में हम जानते हैं और हम इसको भी बिल्कुल उसी तरह एग्जीक्यूट करेंगे जिस तरह से हमने पहले प्रोग्राम्स के अंदर मसलों को हल किया है, और देखते हैं कि कहानी किस नौइयत की है। क्योंकि 200 लोगों का इस तरह से अटैक करना, और क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि ये भाई की ये जो इस वक्त हालत है, ये 12 साल से फ़िटनेस ट्रेनर हैं
और इनके पास डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, एक जो है प्रोफेशनल एमएमए फाइटर हैं, और उसके बावजूद आज इनकी वो कंडीशन है जो लोगों को फिटनेस के टिप्स दिया करते थे, उनकी आज वो कंडीशन है कि उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो चुकी है और सर पे भी इनको ठीक ठाक चोट लगी है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक दूसरी ज़िंदगी दी है जो आज हम शायद यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी, आपने ऐसा क्या किया था कि इस हद तक जो है तशद्दुद का आपको सामना करना पड़ा। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो मैं आपसे जो है ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आपको जो है जल्द अज जल्द दोबारा से सेहतयाब करें और जो है एक बार फिर आप दोबारा वैसे ही खड़े हों और लोगों को ट्रेनिंग दें और इसी तरह से काम करते रहें। आपकी हिम्मत को भी हमारा सलाम। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इतना एक्सट्रीम मैटर हुआ कि 200-300 लोगों ने आपके ऊपर अटैक किया, जानलेवा हमला किया, तो इसकी वजह क्या है? मतलब क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्होंने ये अमल कर दिया कि जान लेने की तरफ आ गए? जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे सहारा दिया, वक्त दिया, जबकि इस मौके पर मैं बड़ा अकेला और तन्हा महसूस कर रहा हूँ और अल्लाह के अलावा कोई सहारा नहीं है। मैं यहाँ पर, जैसे आपने बताया कि 12 साल से फ़िटनेस एकेडमी चला रहा हूँ, उसी तरीके से मेरे वालिद साहब डीएसपी यहाँ पर गैज़ेटेड अफसर भी थे और उन्होंने यहाँ पर मस्जिद में मोहल्ला कमेटी में भी अपना वक्त दिया, लोगों की खिदमत, फलाही बहबूद कामों में अपनी जो है खिदमत सर अंजाम दी। और इसी तरीके से उनको देखते हुए मैंने भी यहाँ पर लोगों के लिए, अहले मोहल्ला के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए जब देखा कि यहाँ पर लोड शेडिंग का मामूल बन गया है और गुज़िश्ता चंद अरसों से यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही थी, तो हमने यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एक एहतजाज भी किया, जिसमें मस्जिद के इलाका मकीन और मस्जिद में जो हमारे इमाम थे उनके साथ जाकर, अहले मोहल्ला के साथ जाकर हमने एक बड़ा एहतजाज किया और उसमें अपनी मदद आप मेरे जिम के पढ़े लिखे लड़कों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ मदद करके उनकी हमने 150 पेड बिलों की कॉपीज़ लेकर वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी और एहतजाज पुरअमन तरीके से कामयाब भी बनाया। फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने के इलेक्ट्रिक के अमले को और साथ साथ अहले मोहल्ले को लेकर एक 13 तारीख 9/2025 को एक अदम तहफ़्फ़ुज़ी की स्टेशन ऑफिसर को, जो कि सर सैयद थाना हमारा लगता है, यहाँ पर एप्लीकेशन भी दी अदम तहफ़्फ़ुज़ी की कि यहाँ पर हम सोसाइटी और अपनी मदद आप, हमने 2 बाइक्स निकाली और यहाँ पर हमने सर्वेलेंस सिक्योरिटी गार्ड की फ़राहम करी ताकि यहाँ पर जो है चोरी, डकैती और इन जैसे वारदात से जिसमें लोगों के असासों के नुकसानात होते हैं वो ना हों। और साथ साथ जो है हमारे इलाका मकीन को जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ी जो है उनकी ख़त्म हो और लोगों को सुकून के लिए जो है उन आसानी फ़राहम करें। यही फलाही बहबूद कामों में हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और पीछे कच्ची आबादी में कुंडा माफिया चलाने वाले और इंक्रोचमेंट चलाने वाले कुछ चंद अनासिर, जो कि जिनसे रशीदाबाद और बिलाल कॉलोनी में भी लोग तकलीफ़ में मुब्तला हैं और सेक्टर 8 के इलाका मकीन, 11A के 11B के इलाका मकीन तो साथ साथ थे ही, जिसमें चंद काली भेड़े के इलेक्ट्रिक की इसमें मुलव्विस थीं, जो कि बड़े बड़े अमला जिसमें इन्वॉल्व थे। और हमने उनसे मदद भी हासिल करने के लिए और स्टेशन ऑफिसर से भी मदद हासिल करने के लिए हमने पूरी कोशिश कानूनी तौर पर, अपने तौर पर करने की मुकम्मल तौर पर मदद हासिल की, लेकिन हमें कोई उस तरह से मदद हासिल नहीं हो सकी। इसी वजह से मुझे जो है वहाँ पर कच्ची आबादी के कुछ चंद अनासिर शरपसंद लोगों ने मुझ पर ताक़ुब कर कर कातिलाना हमला करने की कोशिश करी से। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो जिन लोगों ने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, आपने एक फलाही काम किया, आपने एक कंप्लेन दर्ज की और लीगली सारी चीज़ें कर रहे थे, तो ये जो लोग थे उनका इस मैटर से क्या ताल्लुक़ था? इनको ये चीज़ क्यों इतनी बुरी लगी कि इन्होंने आपको इस हद तक, मतलब ये नौबत क्रिएट कर दी कि आपके ऊपर जान के ऊपर आ गए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने के इलेक्ट्रिक के बाहर एहतजाज किया, दफ्तरों के बाहर, जबकि इनकी अपनी पुलिस है, अपना इनका अमला है जो कि इसके लिए काम करे।
लेकिन जब हमने कुंडे, हमारे पढ़े लिखे लड़कों ने, अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आपके तहत वो काटना शुरू किए, जो कि तकरीबन 5,000 घरों को 5-500, 3-3 हज़ार रुपये पर फराहम किए जा रहे थे, बेचे जा रहे थे। और इंक्रोचमेंट जैसी जो है इन्होंने अपनी गुंडागर्दी, जहाँ पर असले की नुमाइश, असले की लेन देन, चरस का बेचना और इस तरह से मंशियात ख़रीदो फ़रोख्त चलता था। हमने इन सब को इज्तिमाई तौर पर जब ख़त्म करने की कोशिश करी, इनफरादी मेहनत करी, तो इन्होंने जब देखा कि ये शख्स इस काम में, फ़लाही काम में सबसे आगे सरे फहरिस्त है, तो इसको जो है हटाने के लिए इन्होंने सोचा कि इसको ख़त्म कर दिया जाए लड़ाई झगड़े के ज़रिए। और इन्होंने जो है मुझ पर कातिलाना हमला किया। 300 लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी, जिसमें आप फुटेज में, वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने खुलेआम असले की नुमाइश, फायरिंग, और इन्होंने मुझे रेंज पाना चलाकर मेरे सर पर वार कर कर किस तरह से मुझे कातिलाना हमला करने की कोशिश करी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये तो पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत आम सी बात है, गुंडागर्दी है, बहुत कॉमन चल रही है, कोई भी आता है मारता है चला जाता है, डकैती, टारगेट किलिंग, ये सारी चीज़ें कराची वाले देखते हुए आ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है जब मामलात इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं तो आप कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, और कानूनी रास्ता इख्तियार आपने यकीनी तौर पे किया होगा, तो आपने इनके अगेंस्ट एफआईआर कटवाई, उसके अगेंस्ट आपको जो है सिस्टम ने सपोर्ट किया, पुलिस ने आपको सपोर्ट किया, पुलिस ने आपको सपोर्ट किया, तहफ़्फ़ुज़ात आपको दिए या नहीं दिए? अच्छा, जब मुझ पर ये हमला हुआ तो मैं तो, मेरा आधा हिस्सा तो ये काम ही नहीं कर रहा था, तो मुझे इलाका मकीन के चंद अच्छे लोगों ने, बावक़ार लोगों ने, जो बहादुर थे, उन्होंने इस मामले में उस वक्त मुझे एम्बुलेंस में डालने की कोशिश करी, रक्शे में डाल के बिठाकर मुझे एमएलओ कटवाने के लिए, जैसे कि कानूनी रास्ता होता है। मैंने वहाँ पर अब्बासी में अपनी एमएलओ करवाई और मैं थाने को गया। जब मैं थाने को गया तो वहाँ पर पीछे से 300 जो है गुंडे, क्रिमिनल्स वहाँ पर आकर जो है नारे लगाते हैं, और नारे लगाकर भुट्टो के, वो भुट्टो जिनके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने, हमने खिदमत सरअंजाम दी, और आज भी हमारा 5,000 जवानों का, बुज़ुर्गों का अमला आज भी कहीं ना कहीं खिदमत सरअंजाम दे रहा है इस पीपल्स पार्टी के लिए, जिसके इन्होंने नारे लगाकर मेरे एमएलओ को गिराने की, हटाने की कोशिश करी। और वो शख्स जो खुलेआम मुझ पर रेंज पाना चला रहा है, और खुलेआम मुझ पर, आप मेरी एमएलओ देख सकते हैं जिसमें मैं आधा पैरालाइज भी हूँ, और इन्होंने मुझे कातिलाना हमला किया, असले की नुमाइश करी, और अहले मोहल्ला को भी अदम तहफ़्फ़ुज़ी का शिकार बनाया, और उसमें ख़वातीनों को भी किसी के घुटने तोड़े, और पथराव कर कर कैमरों को जो है वो तोड़ने की कोशिश करी, घरों पर पथराव किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो फलाही बहबूद काम हम कर रहे हैं इसको आगे ना किया जाए। और मुझे गुज़िश्ता चंद दिनों से थ्रेट भी आ रही थी, मगर मैं अपने अज़म पे कायम था और मैं आगे बढ़ता रहा। शायद यही मेरा कसूर था। जब मैं थाने को जाता हूँ और वहाँ अपनी एमएलओ और एफआईआर के लिए कानूनी रास्ते इख्तियार करता हूँ, तो वहाँ पर एसएचओ हाजिर वक्त में, डीएसपी हाजिर वक्त में मौजूद ही नहीं होता, और वो 300 लोगों का जट्टा पूरे थाने को यरगमाल बनाकर वहाँ पर अदम तहफ़्फ़ुज़ी फैलाकर मेरी एम्बुलेंस को रोकता है, मेरी फैमिली को हरेस करता है, जबकि मैं कानूनी इख्तियार रास्ता कर रहा था। और मुझे आप बताएं कि इससे अच्छी और इससे मजबूत जगह कोई क्या हो सकती है। नाजरीन, आपने सुना, इस पूरी डिस्कशन के अंदर सबसे ज़्यादा अजीब सी बात जो मुझे ये लगी कि नॉर्मली जो हालात कराची के चल रहे हैं, अगर हम कहीं रोड पे सफ़र कर रहे होते हैं और हमें कोई पुलिस वाले नज़र आते हैं तो शायद हमें ऐसा फील होता है कि अब हम शायद महफूज हैं क्योंकि पुलिस वाले हमें नज़र आ रहे हैं, अब शायद हमें कोई लूट नहीं सकता। लेकिन पहले ये 300 लोग आते हैं, कातिलाना हमला करते हैं, और फिर जब ये ज़ख्मी हालत में एमएलओ करवा के थाने के अंदर पहुंचते हैं, तो जवाद साहब मुझे ये बता रहे हैं कि जब हम थाने पहुंचते हैं तो वहाँ पे एसएचओ साहब अवेलेबल नहीं होते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल कि एसएचओ साहब अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन थाने के अंदर 300 लोगों का धावा बोलना ये नॉर्मल बात नहीं है। क्या सिस्टम इतना ज़्यादा नाअहल है कि 300 लोग गुंडे अब थाने के अंदर तक रसाई करेंगे?
क्या इस कदर सिस्टम ना अहल हो चुका है कि अब जो लोग हैं वो पहले मारते हैं, और मारने के बाद पहले होता था कि मार के चोर भागता था। जब चोर कोई जराइम करता था तो वो जराइम करने के बाद जराइम पेशा अफराद जो होते थे वो पुलिस से भागते थे, वो इलाका छोड़ के भागते थे कि मैंने एक जुर्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलेगी। लेकिन ये एक ऐसा अनहोना केस है कि पहले मारते हैं, मारने के बाद थाने के अंदर जाते हैं और वहां पे दावा बोलते हैं, प्रेशर डालते हैं, एम्बुलेंस को रोकते हैं। तो उस वक्त क्या ये जो पुलिस एहलकार थे क्या ये सो रहे थे? एसएचओ साहब की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो दूसरे पुलिस एहलकार थे वो क्या वो सो रहे थे? और उनका अवेलेबल होना या ना होना उससे हमें सरोकार नहीं है, हमें सरोकार इससे है कि अगर एक इलाके का होल्ड एसएचओ साहब ने संभाला है तो उनकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जराइम ना हो। अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए था, अब ये हो चुका, क्योंकि उसके बाद जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिएक्शन होता है वो नहीं मिला, कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई कि जिससे जो है इनको इंसाफ नज़र आए, तो अब बंदा ज़ाहिर है टूट जाता है। बहरहाल हम अभी ये एक बहुत लंबा केस है, हम इनसे फर्दर बात करेंगे। इस वक्त हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर हम बात करेंगे मज़ीद कि ये कहानी कहाँ तक पहुँची और अगर इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है या सिस्टम नाअहल है तो हम सिस्टम तक रसाई करेंगे। हमने पहले भी जो प्रोग्राम किया, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हम सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं और उस मसले को सॉल्व करके उसकी न्यूज़ भी चलवाते हैं। फिर वो मसला चाहे खुले हुए मेन होल्स का हो या सिलेंडर माफियाज का हो, हमने जो भी काम किया हमने उसको एग्जीक्यूट किया और इंशाल्लाह इस केस को भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। और इसको मीडिया का काम दिखाना है, हम इतना दिखाएंगे कि लोग शायद जो सिस्टम जो है वो खुद शर्म के मारे एक्शन लेगा। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मजीद जानते हैं कि आगे क्या हुआ। वेलकम बैक नाजरीन, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में ये जो आप सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं ये हाफिज़ जवादुर रहमान ख़ान साहब की जो प्रोफेशनल करियर है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोफेशनल फ़ाइटर हैं और 12 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये उनके सर्टिफिकेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं और डोमेस्टिक लेवल के भी हैं। ये तो हो गई सर्टिफिकेशंस की बात। अब जैसा मैंने कहा ना, अभी हम जब कंटिन्यू कर रहे थे मैंने एक बात कही कि बहुत अजीब सी बात है कि पहले जराइम पेशा अफराद जुर्म करके भागते थे कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले, और अब जुर्म करके थाने जाते हैं और जिसको मारते हैं उसी के अगेंस्ट एफआईआर कटवा देते हैं। और ये कहानी मुझे अभी पता चली। अच्छा, मेरे हाथ में जो ये चीज़ है ना, इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात जो अब मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 18 से 20 पर्चियाँ हैं। ये क्या हैं पता है? ये एप्लीकेशंस हैं। मैं समझता हूँ कि इतने इदारों के नाम भी हमारे जहनों में शायद ना हो जिनको इन्होंने एप्लीकेशंस फाइल की हैं। 18 से 20 एप्लीकेशन फाइल इन्होंने कर दी है और आज हम तकरीबन 15 दिन के बाद यहाँ पे इनके पास मौजूद हैं। जब हम इनसे सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला, इवन अरेस्टिंग भी नहीं हुई। इंसाफ तो अदालतों ने देना है, उससे पहले अरेस्टिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, अरेस्ट नहीं हो सके। अच्छा, हम मज़ीद बात करते हैं जवाद साहब से, और मुझे पता है कि जवाद भाई आप इस वक्त आपकी जो हालत है वो इस तरह की नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा आपसे बात करवाएं, लेकिन कुछ चीज़ें उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपके ऊपर हमला हुआ और इस तरह से आपके 300 लोगों ने आपके ऊपर धावा बोला और मारा पीटा, और फिर जो है वो आपकी एम्बुलेंस को रोका, थाने के अंदर चले गए, अमले ने भी सपोर्ट नहीं की, सारी चीज़ें सही हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताइएगा, क्या इसके बाद कोई एक बंदा भी इनमें से ऐसा है जो अरेस्ट हुआ हो, या आपको कोई पॉजिटिव साइन नज़र आया? और 18 से 20 एप्लीकेशंस आपने दी, कहीं से क्या आपको कोई रिस्पांस मिला जिससे आपको कोई तसल्ली हुई हो कि आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसका कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन भी आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि कोई मेरे लिए कानूनी तौर पर और सिस्टम जो कि कानून नाफिज करने वाले बड़े इदारे जिसमें डीजी रेंजर और बड़े बड़े अमला और आईजी जो कि ग़ुलाम नबी मेमन साहब और जावेद आलम ओडो जो कि बड़े बड़े अमले में और बड़े इदारों में इन्वॉल्व हैं और इसको इख्तियार रखते हैं, मेरा कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये सवाल है कि अगर मैं अपने इलाकाई थाने में अपनी तहफ़्फ़ुज़ी के लिए नहीं जाऊंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी एफआईआर जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है 154 के तहत, जब मैं वहाँ जाता हूँ अपनी एमएलओ लेकर, तो मेरी एफआईआर कटने के बजाय मैं इमरजेंसी में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हूँ। मेरी एफआईआर मेरे हक़ में कटने के बजाय उन क्रिमिनल्स की एफआईआर उनके हक़ में कट जाती है जो कि यहाँ पर
भुट्टो के नारे और पीपल्स पार्टी के नारे लगाते हैं और हैप्पी बर्थडे जैसे इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, जबकि मैं आधा पैरालाइज हो चुका हूँ। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से वो जराइम पेशा अफराद किस तरह से जट्टा बनकर मेरा ताक़ुब कर कर मेरा कातिलाना हमला करते हैं। और वही उस वीडियो में भी हाजिर हैं, उस वीडियो में मंजर आम पर आ चुके हैं, जो कि मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर कटवाते हैं पहली। और फिर जब अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ता बनाता है तो फिर जाकर मेरे हक़ में वो एफआईआर होती है दूसरी, जिसमें मैंने अपने लिए अब तक तकरीबन 30 दिन होने को आ रहे हैं, महीना होने को आ रहा है, मेरे तरफ से कोई अमला एक्टिव नहीं हुआ। और मैंने 19 जगहों पर एप्लीकेशंस कानून नाफिज करने वाले उन बड़े बड़े इदारों में, जिसमें बिलावल हाउस तक में मैंने जाकर अपनी एप्लीकेशन यहाँ से अपने एसोसिएट्स के ज़रिए, अपने वकला के ज़रिए और इसको दिया। और आमिर वड़ाइद साहब और हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हसीब जमाली साहब के ज़रिए मैंने अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को आवाज़ बुलंद कर कर कोशिश करी। और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ जो कि मेट्रो वन की तरफ से आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आपके ताउन का मशकूर हूँ मैं। इस कैफियत में भी मैं पुरअज़म हूँ और इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ अब तक कानून से उम्मीद रखता हूँ कि ये इनकी जो है अरेस्ट किया जाए इनको, लेकिन अब तक कोई इम्प्लीमेंट पॉजिटिव नज़र नहीं आया। नाजरीन, काबिल गौर बात यह है कि अभी मैंने रिसेंटली एक फुटेज देखी और फुटेजेस के अंदर वाज़े नज़र आ रहा है कि वो मैं फुटेजेस जो हैं चल भी रही हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर वाज़े नज़र आ रहा है कि किस तरह से वो मार रहे हैं और इनको नीचे लिटा के मारते हैं और फिर कैमरे पे पथराव करके कैमरे को तोड़ने की कोशिश की जाती है। वो भी बदकिस्मती से, उनकी बदकिस्मती से रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा, जवाद भाई का कहना ये है कि जिस बंदे ने इनके खिलाफ एफआईआर कटवाई है, उस वीडियो के अंदर वाज़े तौर पे उसी शख्स को देखा जा सकता है कि वो उनको किस तरह से जो है वो मार रहा है और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। और फिर ये पूरे एक प्री प्लान्ड साजिश के तहत एक ब्लैक कलर की रीवो आती है और ये उसके ऊपर बैठते हैं और चले जाते हैं। बहुत आसान हो चुका है अब, जराइम बहुत आसान है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कराची के अंदर अब नौबत ये आ चुकी है कि अब लोगों को घरों में घुस के उनको मारा जाएगा। अभी एक और केस मेरे पास रिसेंटली आया सरजारी टाउन के अंदर से कि एक घर के अंदर डकैत घुसते हैं, 2 गोलियां मारते हैं 2 भाइयों को और सामान लूटते हैं और लेके चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो पहले तो हमें ये डर था कि हम बाहर जाएंगे, कुछ ऐसे नोगो एरियाज होते थे कि वहाँ पे नहीं जाना है। तो अब तो मामलात वो हो चुके हैं कि अब गैंगस्टर्स चल रहे हैं, 200-200 300-300 लोग आ रहे हैं, मार के चले जा रहे हैं किसी को भी। और गलती क्या है? ना कोई ज़ाती दुश्मनी थी यहाँ पे इस केस के अंदर, ना कोई ख़ानदानी कोई दुश्मनी चली आ रही थी, ना इनकी तरफ से कोई ऐसे मामलात हुए। और जब इन्होंने एप्लीकेशंस दी इदारों को तो एप्लीकेशन का रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं ना, ये इदारे के लोग इसके अंदर समोसे और रोल शायद खाते होंगे। और अगर आप कभी आला अफसरान के कमरों में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इस जो एप्लीकेशन, इस कागज़ की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। शायद कितने रिसीव होते हैं और कितने जो है वो लॉकअप के अंदर, लॉकर के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अब बात जब हम करते हैं जराइम की और इस शहर के अंदर की, जब इतनी सारी चीज़ें खुलेआम चल रही हैं, इसी दौरान अभी जब हमने प्रोग्राम किया सिलेंडर माफिया के ख़िलाफ़ किया, ये हालात हैं। और सिंध हुकूमत के रहनुमा कुछ कहते हैं, कुछ मौसूफ हैं जिन्होंने कहा था कि कराची के अंदर जो रॉबरी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं वो न्यूयॉर्क से कम है और लंदन और न्यूयॉर्क से कराची बेहतर है। तो मौसूफ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शायद कि ये बिल्कुल कम रिपोर्ट हुई है। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं आज कि इस शहर के अंदर जितनी रॉबरी होती है ना, 90% लोग रिपोर्ट नहीं करते। जितने जराइम होते हैं ना, 90% लोग रिपोर्ट नहीं करते। मेरे साथ कितनी बार हुआ है, कितनी बार मैं अगर बता सकता हूँ 8 से 10 बार तो मैंने अपने मोबाइल डकैतों को दिए हैं, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। मैंने आज तक जो है ना कभी रिपोर्ट नहीं किया केस। तो आप ये समझे कि अगर जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं अगर वो भी बराबर जा रहे हैं किसी और शहर के, तो फिर ये भी जो है ना बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि 90% लोग जो है वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमने भी नहीं किया। असल में लोगों को पता है, लोगों को भरोसा बहुत ज़्यादा है अपने सिस्टम के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो रिपोर्ट करने जाएंगे तो फिर उनको मोबाइल तो गया है, फिर शायद जो है 500-1000 रुपये और चले जाएंगे और उसके बाद मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से लोग सिस्टम से इतना बज्जन हो चुके हैं कि वो रिपोर्ट नहीं करते। जिस तरह से मेरे साथ जवाद भाई बैठे हुए हैं, अगर इनका केस आपके सामने है और तकरीबन शो अख्ताम पे पहुंचने वाला है, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे हमने प्रूफ दिखा दिए। एक ऐसी वारदात
जिसमें मारा जाता है, 300 लोगों की तरफ से हमला होता है, जिसकी सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं, जिसमें वाजे तौर पे नज़र आ रहा है, बंदों की शक्लें नज़र आ रही हैं, फिर वो अजीब सी बात है, वो थाने चले जाते हैं। वो थाने जाते हैं, इलाकाई थाने के अंदर, वहां पे जाके एफआईआर कटवा देते हैं। 300 लोग जाते हैं, 300 लोग जाते हैं वो। अब आप सोचें कि 300 लोग जा रहे हैं तो थाने के अंदर जो एफआईआर काट रहा है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ये कल्प्रिट थे, अगर ये मासूम थे, तो ये 300 लोग किस लिए आए थे एफआईआर कटवाने के लिए? वो 300 लोगों के हुलिये से पता नहीं चल रहा था कि ये मारने वाले हैं या पिटने वाले हैं। तो ये मामलात हैं। क्या मामला चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। और प्लस थाने के अंदर जाते हैं, हम आप जैसे लोग अगर एक चोरी की रिपोर्ट थाने के अंदर दर्ज कराए ना, तो गेट पे हमें ऐसे रोका जाता है जैसे हम पता नहीं किसी महल के अंदर दाखिल हो रहे हैं और बादशाह सलामत की इजाजत के बगैर हम इंटर नहीं हो सकते। हालांकि वो अवामी इदारा है, हमें इस तरह रोक दिया जाता है। किससे मिलना है, कहाँ जाना है, ये टोर होते हैं, ये तरीक़ेकार होता है, आज नहीं कल आ जाओ। लेकिन 300 लोग जब थाने में जा रहे थे अंदर, तो उस वक्त अमला किधर था? उस वक्त जो है वो एसएचओ साहब किधर थे? ये सवाल तो रिमेन है कि किधर थे। और उसके बावजूद फिर होता ये है कि जब एमएलओ करवा के एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस को भी रोका जाता है। एम्बुलेंस के अब इस वक्त कातिलाना हमला किया गया है, खून बह रहा है, सर फट चुका है, हाफ बॉडी पैरालाइज है, तो कोई कसर छोड़ी नहीं गई थी। उसके बाद भी टॉर्चर किया जाता है, एम्बुलेंस को रोका जाता है, थाने के अंदर जाया जाता है। तो ये एक ऐसी बात है जो कि बहुत लम्हा फिक्रिया है कि आज ये जवाद भाई के साथ हुआ है, कल को ये आपके साथ हो सकता है, कल को ये हमारे साथ हो सकता है। इस वक्त वो हालात चल रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल के आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी, दबा दी जाएगी। और अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप वैसे ही ख़त्म हैं। आपके पास कोई वसाइल नहीं है, हुकूमती सतह पे कोई वसाइल नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना एजुकेशन आपके पास है, ना एजुकेशन सिस्टम आपके पास है, ना बल्दियात के अंदर रोड सड़कें आपके पास हैं। कभी आपको डंपर वाला मार रहा है, कभी बारिश होती है तो आप जो है करंट लगने से मर जाते हैं, कभी आप गटर में गिर के मर रहे हैं। ये नौबत आ गई है कि गटर में गिर के आपके और हमारे बच्चे मर रहे हैं। और अब ये हो चुका है कि अब घर में घुस के मारा जा रहा है। तो इस कराची को शायद एक गैंग वॉर का अड्डा बना दिया गया है। और 18 से 20 एप्लीकेशन, ये बात भी बहुत ज़ेर गौर है कि 18 से 20 एप्लीकेशन देने के बाद एक कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई एक ऐसा इदारा नहीं जिसने इंसाफ दिया हो, इवन उनको अरेस्ट किया हो, जो कि सीसीटीवी पे आ रहे हैं भाई, सीसीटीवी पे आ रहे हैं, मार रहे हैं, दिख रहा है, नज़र आ रहा है, वो अरेस्टिंग नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो छोटे चोर है ना, वो फ़ौरन अरेस्ट हो जाते हैं। और जो बड़े चोर है ना, क्योंकि बड़े चोर को जो चला रहा है वो और बड़ा चोर है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ना सर, ये सिस्टम को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इस सिस्टम के ये जो काली भेड़ें हैं जिन्होंने सिस्टम को ख़राब किया हुआ है, इसको ख़त्म होना ज़रूरी है। और हम पूरी कोशिश करेंगे, अभी हम इनकी जो अहलिया से भी बात कराएंगे, इनके बच्चों से भी बात कराएंगे, बुज़ुर्गों से भी बात करेंगे, क्योंकि हम उनका भी तासुर जानना चाहेंगे। कि कहानी तो हम सुन चुके हैं, तासुर ये देखना चाहेंगे कि जाहिर है कितना बड़ा जब वाक़या होता है, मैं कहता हूँ कि इनको सलाम है, इनकी हिम्मत को सलाम है कि ये आज भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि इवन ज़ाती तौर पे मैंने इनको मशवरा दिया, मैंने कहा आप जो जंग लड़ रहे हैं वो यहाँ नहीं लड़ें, आप कहीं और शिफ्ट हो जाए और सुकून से रहें। ये अब भी नहीं हार मान रहे। तो ये इनका अज़म है। लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे नौजवान माजी में देखे, बहुत सारे लोग माजी में देखे जिनको इंसाफ फराम नहीं हुआ, और जिनके साथ गलत हुआ, उल्टा वो जब बाहर निकलते हैं कोर्ट से तो वो विक्ट्री का सिंबल करते हैं। फिर वो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेगम ने शायद किसी को ठोक के कत्ल किया हो, या वो अरमगान जैसे लोग हों। तो इनका यही है कि हम ये विक्ट्री नहीं करते, लेकिन इंशाल्लाह हम विक्ट्री उस टाइम दिखाएंगे, हम विक्ट्री उस टाइम शो करेंगे जब हम इनको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। मुझे इस सिस्टम से कोई इतनी ख़ास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब बार बार हम दिखाएंगे, अगर आज ये मसला कोई फिर स्टिल कोई एक्शन नहीं लेता प्रोग्राम के बाद, तो हम जब दोबारा प्रोग्राम करेंगे तो हम जवाद भाई के साथ नहीं बैठे होंगे, उस वक्त हम बैठे होंगे उस एसएचओ के साथ जिनका ये काम था, उस वक्त हम बैठे होंगे उन तमाम इदारों के साथ जिनको ये एप्लीकेशंस दी गई हैं। तो हम अभी भी एक लिवरेज देते हैं, हम अभी भी सिर्फ वो मौक़िफ़ दिखा रहे हैं जिस मौक़िफ़ को दिखाने की वजह से शायद इदारे जो है वो जाग जाएं। लेकिन अगर इदारे अब भी नहीं जागेंगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम जब होगा तो वो ये जितने भी मेरे पास ये जो एप्लीकेशन जिन जिन इदारों में गई हुई है उन इदारों के साथ जाके हम प्रोग्राम करेंगे। और अगर इस दौरान कोई इदारा एक्शन लेता है, अरेस्टिंग होती है, इनको सपोर्ट करता है, तो हम उसको प्रोमोट भी करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। हमारा काम सिर्फ तनकीद करना नहीं है, हमारा काम तो दिखाना है। दिखाना अच्छाई में भी हो सकता है, दिखाना करप्शन भी हो सकता है, एप्रिसिएशन भी हो सकती है।
तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। अभी आगे इससे पहले कि मैं इनकी जो है अहलिया इनके बच्चों से बात करूं, उससे पहले जो है हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। और जैसा कि आपको पता है कि हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि सारे मामला सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की और मैंने कहा कि हम इनकी जो है वो अहलिया से भी बात कराएंगे। तो हम इनकी जो हाफिज़ जवादुर रहमान साहब की अहलिया वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आप गवर्नमेंट को, इदारों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो हादसा हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और अगर मैं बात करूं कि आप के लिए ये बहुत ज़्यादा एक, क्योंकि ज़ाहिर है कि इनका जो एक प्रोफेशनल करियर है उससे भी हम वाकिफ़ हैं और बिल्कुल जो लोगों को फ़िटनेस ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को चीज़ें बताते हैं, ट्रेन करते हैं, डाइट प्लान्स देते हैं, आज उनके साथ ये मामलात हैं कि वो बेड पे रेस्ट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि आप इनकी अहलिया हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी फ़ेस करनी पड़ती है, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो आप तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं गवर्नमेंट को या उन इदारों को जिनको आप लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं? मैं जब इनका ये सब वाक़या हुआ है, इसके बाद बस मुझे सारी गवर्नमेंट और उनसे बस एक ही अपील है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और ये स्कूल्स वगैरह जाते हैं। तो मुझे बस यही है, सिक्योरिटी रीज़न्स के हवाले से मुझे बच्चों को लेके बस यही रहता है कि अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए, कोई किसी कुछ तरह का कोई हमला ना कर दें, कोई बच्चों के ऊपर ना आ जाए। क्योंकि जो हाल ये कर चुके हैं मेरे हस्बैंड का, उसके बाद तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ को लेके मुझे इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। हमने हर जगह पे सारी कंप्लेंट्स दी हैं, सारी एप्लीकेशंस दी हैं, किसी भी तरह का कोई रिस्पांस कहीं से नहीं आया है। हम सिर्फ अभी स्टिल 1 महीना हो चुका है, हमें किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं आया है। हम अभी भी एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशंस दे रहे हैं लोगों को, जिस पे हम लोगों को किसी भी तरह का, किसी भी इदारे से कोई प्रॉपर कोई एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं दिया गया है। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ था, जब ये सारी चीज़ें हुई थी, तो उस वक़्त आपको घर पे होंगी तो गालिबन आपको ये किस तरह से पता चला था कि ये हो चुका है मामला, और उस वक़्त बच्चों का क्या हाल था? मगरिब का टाइम था, इनके स्टूडेंट्स वगैरह भागते हुए आए थे कि शटर बंद करें, दरवाजे बंद करें, और बाइकें आके बेचारे भागते हुए बाइकें गिरा के जल्दी जल्दी शटर्स बंद करवा रहे थे कि भाभी आप घर खाली कीजिए, ये लोग घरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, औरतों के ऊपर आ रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, आप यहाँ से जाएं, आप घर खाली करें। तो उस वक्त मुझे तो ज़ाहिर बात है बस ये हो रहा था कि गोली लग चुकी है, कोई कह रहा है मार दिया है, कोई कह रहा है कि हॉस्पिटल भागे हैं, सिर्फ इस तरह की बातें आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। और यहाँ पे लाइट गई हुई थी एज़ यूजुअल, लाइट आई है और ये सब काम एज़ यूजुअल चल रहे थे। उस वक्त मेरे बिल्कुल मैं ब्लैकआउट हो चुकी थी सारी चीज़ें होने के बाद। अपने छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर इनके स्टूडेंट्स ने बोला कि भाभी हम आपको आपकी वालदा के घर छोड़ देते हैं, क्योंकि आप ये जगह इस वक्त खाली करें, क्योंकि ये जगह बहुत अनसेफ है, क्योंकि वो लोग घरों के अंदर हमला कर रहे हैं। नाजरीन, आपने सुना कि हमने एलिया से भी इनकी बात करवाई, जवाद साहब से बहुत एक डिटेल डिस्कशन हुई, और समझ में ये बात मेरे अभी तक नहीं आ रही है कि इस साने को बहुत टाइम गुजर चुका है, और फिर प्लस ये जो इंक्रोचमेंट का मामला है, तो जो डीसी साहब है, हमारे डीसी साहब की तरफ से भी मैं कहूँगा कि लैकनेस है कि शायद वो अपना काम नहीं कर रहे। कोई एक इदारा भी ऐसा ना मिला जो अपना काम जो है वो ईमानदारी से कर रहा हो। और ये तो देखिए, इंसाफ मिलना या ना मिलना ये तो बात की चीज़ है। सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई। ये कहानी शुरू इदारों की ना अहली की वजह से हुई, क्योंकि इदारे ना अहल थे। इस वजह से एक कमेटी ने फैसला किया कि हम आवाज़ उठाएंगे और जो इदारे सो रहे हैं उनको जगाएंगे। जब वो सोए हुए इदारों को जगाने के लिए निकले तो पता ये चला कि जो इनके बेनिफिशरी थे, जो कि कुंडा माफिया कह लें या जो नाम जवाद साहब ने हमें बताया, वो जो लोग थे उनका कारोबार, उनकी जो ब्लैक का धंधा था वो बंद हो रहा था। तो उन्होंने ये जालिमाना तशद्दुद इसलिए किया कि उनको शायद आगे कोई दूसरा जो है वो जवाद खड़ा ना हो जाए जो हमारे काम को डिस्टर्ब करे और ये मामलात करें। लेकिन नौबत अब ये आ चुकी है कि जवाद जो हाफिज़ जवादुर रहमान साहब हैं, जो कि बहुत एक मैं फिर कहूँगा कि एक एथलीट हैं और बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने 12 साल दिए हैं एज अ ट्रेनर, उसके अलावा जो है सोशल वर्कर हैं। तो जब क्या गलती क्या थी, सवाल ये गलती क्या थी इनकी। गलती मैं बताता हूँ, गलती ये थी कि आप भेड़
बकरियों के झुंड में अकेले निकल पड़े। और मैं बहुत सारी चीज़ें ये भी कहूँगा कि इनके जाहिर है कि जब एक मोहल्ला कमेटी बनती है तो 200 लोग सिग्नेचर करते हैं और सारे मामलात होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात के बनिस्बत बोली नहीं जाती। लेकिन मुझे जो समझ में यही आ रहा है कि इस वक्त जवादुर रहमान साहब अकेले हैं और 18 एप्लीकेशंस फाइल की, अभी मैंने काउंट की पूरी 18 एप्लीकेशंस 18 अलग अलग इदारों में दी गई और किसी एक इदारे से रिस्पांस ना मिला, वो क्योंकि एप्लीकेशंस रद्दी हैं। तो हम फिर यही बात कहेंगे, मैं फिर यही बात कहूँगा कि ये नाअहली की वजह से हुआ है। ये किस्सा शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ये नाअहली है पुलिस स्टेशन की, जो यहाँ के स्टेशन ऑफिसर है उसकी, ये नाअहली है डीसी साहब की कि इंक्रोचमेंट नहीं हो पा रही है। ये उनका काम है कि वो इस मैटर को टैकल करें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो एक सवालिया निशान है कि जराइम पेशा अफराद जुर्म करके थाने में आ रहे हैं और 300 लोगों के साथ एफआईआर भी कटवा के मारते हैं, पहले फिर थाने जाते हैं, फिर एफआईआर कटवाते हैं और फिर एफआईआर कटवा के। और मज़े की बात इस पूरे केस के अंदर ये है कि ये जो जवाद भाई है हमारे, जब इनको मारा गया तो पहले मारते हैं और जवाद साहब के पहुंचने से पहले जवाद साहब को जब थाने जाते हैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए तो उनको पता चलता है कि एफआईआर तो जवाद साहब के ऊपर ही हुई है कि जवाद भाई ने अकेले निहत्ते 300 लोगों पे कातिलाना हमला किया। डज इट मेक सेंस? नहीं। ये हम समझ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं, लेकिन वो एफआईआर काटने वाला ये सेंस नहीं कर सका, वो काटने वाला ये नहीं समझ सका कि ये कैसे पॉसिबल है। और वो मजलूम बन के गए एफआईआर कटवाने के हम पे कातिलाना हमला जवाद साहब ने किया और वो 300 लोगों का रिवॉल्ट लेकर गए। एम्बुलेंस को रोका गया और पूरी कोशिश की गई कि जो अगर मैं बाजारी जबान में कहूँ तो जो हाफ फ्राई किया गया उसको फुल फ्राई कर दिया जाए, पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश अल्लाह के फजलो करम से नाकाम रही। आज ये हाफ बॉडी से पैरालाइज भी हैं। आज जो है इनकी मेडिकल कंडीशन और जो रिपोर्ट्स मैंने देखी वो बिल्कुल ठीक नहीं है और इस वक्त भी ये बात यही कर रहे हैं कि कोई मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। और वो इंसाफ जो ये 18 इदारों के अंदर पेपर गए इनसे तो मिलने वाला है नहीं। हमने पहले भी प्रोग्राम किया, हमने हमेशा कहा कि पब्लिक पावर का जो विजन है वो सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं है, वो सिर्फ दिखाना नहीं है। हम जब तक उस मसले को एग्जीक्यूट नहीं कर देते, उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर देते, हम उसको बार बार दिखाते हैं, क्योंकि मीडिया का काम सिर्फ दिखाना है। इक्तदार में जो लोग बैठे हैं ना, उनका काम है उसको अमल करना, उनका काम है कि थोड़ी सी गैरत लेना। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूज़ करके बदमाशी करना तो बहुत एक कॉमन सी बात हो चुकी है इस शहर के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इनका पॉलिटिकल पार्टी से उस तरह का ताल्लुक भी नहीं होगा और जो इनकी आला क़यादत है वो उस चीज़ से नावाकिफ़ होगी। तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि अगर इस तरह के जराइम पेशा अफराद हैं और वो पार्टी का नाम इस्तेमाल करते हैं या नारेबाजी करते हैं तो सबसे पहले इनको जो है वो बरतरफ किया जाए, इनको साइड लगाया जाए, क्योंकि ये आपकी पार्टी के मैंडेट को भी ख़राब करते हैं। और यहाँ पे जब बात कराची की आए तो डंपर माफिया हमें मारता है, बारिश हो जाए तो हम मर जाते हैं, करंट लगने से गटरों में गिरते हैं, हम मर रहे होते हैं, ठीक है, डाकू हमें मार रहा होता है। ये चीज़ें तो हमारे लिए बड़ी कॉमन हो गई थी क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का आदी बना दिया गया है। लेकिन अब ये आलम है कि अब आपको 200 लोग एक इलाके में आके मार के जाते हैं और फिर वो मार के भागते नहीं है पुलिस से, बल्कि पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो सही मानों में जो विक्टिम है, कल्प्रिट विक्टिम की एफआईआर कटवाता है कि इन्होंने कातिलाना हमला किया। और जो 18 एप्लीकेशंस हैं, मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि ये कोई मुंह बोली बात नहीं है। एक केस को एग्जीक्यूट करने के लिए गवाहान चाहिए होते हैं, एक फिजिकल प्रूफ चाहिए होता है, इनके पास तमाम प्रूफ, एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग्स हैं, तमाम सीसीटीवी फुटेजेस हैं। जिस बंदे ने इवन एफआईआर कटवाई इनके ऊपर, उल्टा उस बंदे की पिक्चर आ रही है, वो वीडियो के अंदर साफ देखा जा सकता है कि वो जो है किस तरह से हमला कर रहा है और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। तो बस इख्तिताम में यही बात कहूँगा कि ये जो मामलात हैं ये पहली बार हुए हैं और ना ये आखिरी बार हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाए। हम आवाज़ उठाएं, आप आवाज़ उठाएं, जो आवाज़ उठा सकते हैं वो लोग आवाज़ उठाएं। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है प्रोग्राम पब्लिक पावर का। मैं आपका होस्ट सैयद साद शाह, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। कोई भी इस तरह का अगर वाक़या रिपोर्ट होता है आप हमें रब्ता करें, कोई आपकी सुनवाई नहीं करता, आप हमसे रुजू करें।
हम आपकी जो है वो फुटेज बनाएंगे, हम आपकी कवरेजेस देंगे, और अगर आप वाकई राइट पर हैं तो हम आपके केस को इंशाल्लाह एग्जीक्यूट भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये केस जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर एक हेडलाइंस के साथ करेंगे, जिसके अंदर हम ये दिखा रहे होंगे कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुस से ये जवाद साहब की बहादुरी और ये जिस तरह से उनसे इस वक्त भी फाइट कर रहे हैं, इस सारी वजूहात की बिना पर वो जो लोग हैं, जो सस्पेक्टेड लोग हैं जिन्होंने कातिलाना हमला किया, जो सीसीटीवी पे आ रहे हैं, शायद वो कानून के कटहरे में खड़े हों। प्रोग्राम के अख्ताम पर बस यही कहूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पावर। जिम के जो ओनर हैं, 200 से 300 लोगों ने मिलकर कातिलाना हमला किया। आज ये जवाद भाई के साथ हुआ है, कल को ये हमारे साथ हो सकता है। ये जवाद भाई पे हमला किया गया है। जुर्म करके थाने जाते हैं और जिसको मारते हैं उसी के अगेंस्ट FIR कटवा देते हैं। 300 लोग जब थाने में जा रहे थे उस वक्त अमला किधर था? क्या है पता है? ये एप्लीकेशंस हैं। 12 साल से फिटनेस एकेडमी चला रहा हूँ। तो मुझे बच्चों को लेके बस यही रहता है कि अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए। मैं मेट्रो 1 का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने इस बुरे वक्त में हक की आवाज़ उठाई और अपनी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया।